नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। मौर्यकालीन अभिलेख एवं प्रशासन। अशोक के शिलालेख। पहला है बाबरू अभिलेख बैराट, जो वर्तमान में जयपुर के अंतर्गत आता है। अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज यानी मगध का राजा कहा। इसी अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट की और त्रिरत्नों बुद्ध धम्म संघ में अपनी भावना प्रकट कर बौद्धों को संबोधित किया। दूसरा अभिलेख है रुमनदेई अभिलेख। इसे लुम्बिनी अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक ने अपने शासन करके 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की और कर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया। तीसरा है सहगौरा एवं महास्थान अभिलेख, यूपी गोरखपुर में है। यह अभिलेख ताम्रपत्र पर लिखा है। इसमें अकाल के समय राहत पहुंचाने की बात कही गई है। चौथा अभिलेख है निगाली सागर अभिलेख, जो नेपाल की तराई में स्थित है। अशोक ने 14वें वर्ष कनक मुनि के स्तूप को दुगुना करवाने का उल्लेख है। अशोक ने स्वयं 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की थी। पांचवा अभिलेख है कंधार अभिलेख, शार कुना अफगानिस्तान में स्थित है। यह द्विभाषीय है। इसमें 2 पाठ मिलते हैं, पहला यूनानी भाषा में, दूसरा सीरियाई भाषा में। छठा अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। यह इलाहाबाद में स्थित है। इसमें अशोक की पत्नी कौरवाकी व उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। सातवां अभिलेख बराबर का गुहा अभिलेख है। अशोक ने शासन के 12वें वर्ष इस गुफा को आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान दिया था। आठवां अभिलेख धौली जोगढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में अशोक ने सारी प्रजा को अपनी संतान के रूप में माना है। अशोक की अभिलेखीय भाषा इस तरह की दे रखी है। इसको पढ़ने का प्रयास जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अशोक के 14 व्रत शिलालेख। पहला व्रत शिलालेख, इसमें पशु हत्या, बलि, खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। द्वितीय व्रत शिलालेख में अशोक ने अपने साम्राज्य और चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र राज्यों में समाज से संबंधित कार्य किए। अशोक के काल में देखा जाए तो भारत के चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र ये राज्य अपने आप को स्वतंत्र रख पाए थे। अशोक ने मानव तथा पशुओं के लिए चिकित्सालय, वृक्षारोपण और कुएं खुदवाए। तीसरा बृहत शिलालेख के अंतर्गत अशोक ने 12वें वर्ष यह आदेश दिया कि धम्म तथा अनेक कार्यों की शिक्षा देने के लिए युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक ये प्रति 5वें वर्ष राज्यों का दौरा करेंगे। और अशोक ने मनुष्य को कम खर्च और कम संचय करने को कहा। चतुर्थ बृहत शिलालेख। अशोक ने बेहरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाने का दावा किया। पंचम बृहत शिलालेख। अशोक ने 13वें वर्ष बाद धम्म महामात्य की नियुक्ति की। षष्ठ व्रत शिलालेख में प्रतिवेदकों को शासकों से किसी भी समय और किसी भी जगह
मिलने की आज्ञा दी। सातवां व्रत शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई। आठवां व्रत शिलालेख में अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। नौवां व्रत शिलालेख में विभिन्न प्रकार के मंगल कार्यों की आलोचना की गई। धम्म पर बल देने की बात भी कही गई। इस शिलालेख के दो अंश मिलते हैं, पहला है कलसी और दूसरा है गिरनार। 10वां व्रत शिलालेख के अंतर्गत यश और कीर्ति की निंदा की गई। कठिन परिश्रम और त्याग पर बल देने की बात कही गई। 11वां व्रत शिलालेख में सगे संबंधियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात कही गई। 12वां व्रत शिलालेख, इसमें वाक् संयम को आवश्यक बताया गया। इसी में स्त्री महामात्य की भी चर्चा की गई। 13वां व्रत शिलालेख, इसमें कलिंग विजय की चर्चा की गई है। इसी में यूनान के राजा एवं उसके 4 पड़ोसी राज्यों का भी उल्लेख है। 14वां व्रत शिलालेख के अंतर्गत सिर्फ अशुद्धि के लिए लेखक ने क्षमा मांगी है और किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत साम्राज्य का प्रमुख राजा होता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग का सिद्धांत दिया, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र होते थे। अधिकारी वर्ग को अमात्य कहा जाता था। ये राजा के प्रधानमंत्री भी होते थे। गृह व वित्त संबंधी कार्य करने के लिए समाहर्ता, कोषाधिकारी, सन्निधाता ये करते थे। केंद्रीय प्रशासन को विभागों में बांटा गया था। इन्हीं विभागों को तीर्थ कहा जाता है। प्रत्येक विभाग का नियंत्रक अधिकारी अध्यक्ष कहलाता था। जैसे राजकीय कृषि भूमि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष होता है। विक्रय विभाग का अध्यक्ष पणियाध्यक्ष होता है। टकसाल विभाग का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता है। खानों के विभाग का अध्यक्ष आकाराध्यक्ष होता है। वन संपदा विभाग का अध्यक्ष कुपयाध्यक्ष होता है। चारागाह का अध्यक्ष विविधताध्यक्ष होता है। बुचड़ खाने का अध्यक्ष लूनाध्यक्ष कहलाता है। वन विभाग का अध्यक्ष आटविक कहलाता है। गुप्तचर 2 प्रकार के थे। एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर संस्था व भ्रमणकारी गुप्तचर संचार कहलाते थे। मौर्यकालीन न्यायालय। मौर्यकालीन प्रमुख न्यायालय 2 प्रकार के थे। प्रथम था धर्मस्थलीय न्यायालय। इसमें दीवानी मामले की सुनवाई की जाती थी, जैसे चोरी, डकैती, लूटपाट आदि मामले सुने जाते थे। इस न्यायालय में 3 व्यवहारिक और 3 अमात्य मिलकर न्याय करते थे। दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय। यह फौजदारी न्यायालय था। इस न्यायालय में 3 प्रदेष्टा और 3 अमात्य मिलकर न्याय करते थे। सबसे नीचे ग्राम न्यायालय था। इसके ऊपर संग्रहण न्यायालय तथा संग्रहण के ऊपर द्रोणमुख न्यायालय था और द्रोणमुख के ऊपर जनपद न्यायालय आता था। इन सब के ऊपर एक केंद्रीय न्यायालय जो पाटलिपुत्र में आता है। मौर्यकालीन में आर्थिक व्यवस्था। कृषि मुख्य व्यवसाय भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत थे। भू राजस्व उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। राज्य की भूमि पर सीताध्यक्ष की देखरेख में कृषि कार्य होता था।
कृषि, पशुपालन व वाणिज्य को अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। अर्थशास्त्र में जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमियों को सिता कहा गया है। व्यापार में वस्तु विनिमय के साथ आहत मुद्राएं, जिन्हें पंचमार्क कहा गया, का प्रयोग होता था। भारत में आहत या पंचमार्क सिक्के मुद्रा की प्रारंभिक डी कौशाम्बी ने पंचमार्क सिक्कों की विस्तृत व्याख्या की। मौर्यकालीन सिक्कों के अंतर्गत चांदी का सिक्का कर्षार्पण पण धरण कहलाता था। वही तांबे का सिक्का मासक, काकणी, अर्ध काकणी कहलाते थे। सोने के सिक्कों को स्वर्ण पाद कहते थे। मौर्यकालीन प्रशासन। अशोक के अभिलेखों में मौर्य काल को 5 प्रांतों में बांटा गया था, जिनका उल्लेख किया गया है। उत्तरापंथ प्रांत, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापंथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्यकालीन नगर प्रशासन। कौटिल्य व मेगास्थनीज दोनों द्वारा मौर्यकालीन नगर प्रशासन का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था, जिनके कार्य निम्न हैं। पहला, उद्योग एवं शिल्प। दूसरा, विदेशियों की देखभाल। तीसरा, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। चौथा, व्यापार वाणिज्य मापतोल से संबंधित। पांचवा, निर्मित वस्तुओं की बिक्री से संबंधित। छठा, बिक्री कर वसूल करना। इनके अंतर्गत कार्य बांट रखे थे। मौर्यकालीन कला। अशोक के काल में बनाए गए स्तंभ वर्तमान समय तक अपना महत्व रखते हैं, क्योंकि उनकी चमक अभी तक बरकरार है। अशोक के स्तंभों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सारनाथ का अशोक स्तंभ का लाट है। सारनाथ स्तंभ के अंदर देखा जाए तो हाथी, घोड़ा, बैल, शेर व एक चक्र है, जिसमें 32 तिल्लियाँ हैं। अशोक चक्र, ये वाला अशोक चक्र, और ये स्तूप दे रखा है। धन्यवाद।